हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक हैं, अपने एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस चैनल पर क्लास चलाई हुई थी, आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए सीरीज नंबर 2 आपका हरियाणा सीईटी ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था 6 नवंबर 2022 के अंदर द्वितीय पालिका पेपर का सोल्यूशन करेंगे। धीरे धीरे हम सारा का सारा आप इस बुक का सोल्यूशन देख रहे हो, पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और जो बच्चे हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था सेम वही पैटर्न ग्रुप डी के अंदर भी ये रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आई सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, किसकी शिक्षाओं और सहभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य के द्वारा लिखा गया त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा बुद्ध से। यहीं पर हम बात करें, इसकी कुछ डिटेल इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि बुद्ध की शिक्षाओं और सहभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था। अगर हम यहीं पर बात करें, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक के अंदर संग्रहित किया गया था। पूछ ले, बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर कौन से पिटक के अंदर संग्रहित किया गया था? सूत पिटक के अंदर। 3 पिटक हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला व संस्कृति से हरियाणा सीईटी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधि का नाम पड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, मिथिला। और थोड़ा सा डिटेल से जाने तो मिथिला वर्तमान के अंदर सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर आदि ये जो झारखंड के स्थान हैं, ये नेपाल के द्वारा कुछ भाग यहाँ पर शामिल बताए गए हैं भी। मिथिला का नाम का मतलब हो गया राज्य भी। वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण के अनुसार मिथिला नामक महाराज मिथि के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूगोल से ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट की अगर बात करें, एक प्रकार का सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। कोयले की कैटेगरी है, कोयले की कैटेगरी के अंदर बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला हो गया सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, और एंथ्रासाइट कोयले को सबसे अच्छी किस्म का नाम है। इसका रंग की अगर बात करें काला होता है, इसकी चमक अधात्विक होती है। कार्बन की मात्रा पूछ ली जाती है तो 85% से ज़्यादा कार्बन होता है, और ताप भी अधिक होता है। भारत के अंदर एंथ्रासाइट कोयले की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह ज्यादातर उत्तर पूर्वी पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपातकाल की घोषणा इंडियन पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने वाले निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भी, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी। आपातकाल का की उद्घोषणा की अगर बात करें, अनुच्छेद 352 के अंदर ये वर्णन है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत या फिर किसी एक हिस्से के अंदर आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर अभी तक 3 आपातकाल यानी कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 के बीच जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके दौरान आपातकाल लागू हुआ था, और यह वह समय था जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल से आपको क्लास इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है, तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसके अंदर केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव के अंदर खड़े हो सकते हैं। दोनों लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप अपने
आसानी से चेकआउट कर सकते हो। ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसके अंदर केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव हो सकते हैं, और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति आदि के लोगों के लिए सीटें आरक्षित होती है उन्हें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। और लोकसभा के अंदर अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेल करोगे तो आपके लगभग क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, क्योंकि एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन देने के पूरे चांस रहते हैं। भी भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न मिनी रत्न भारत के किसके वर्गीकरण है? राइट आंसर हो जाएगा भी सरकारी क्षेत्र एकक के। भी ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के ही पार्ट है। भी यहीं पर अगर डिटेल से जाने तो महारत्न हो गया, फिर या नवरत्न या फिर लघु रत्न यानी कि मिनी रत्न बोल सकते हो। भारत के अंदर सरकारी क्षेत्र एकक के वर्गीकरण है। भारत के अंदर 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 73 मिनी रत्न कंपनियों की श्रेणी 1, श्रेणी 2 के अंदर बांटा गया है। और लोक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नोडल विभाग है। वर्तमान के अंदर लोक उद्यम विभाग यानी कि भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का ही हिस्सा है। रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पदार्थ और उसकी अवस्था टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे दिया, निम्नलिखित में से कौन से कथन या फिर ठोस की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है? यहीं पर इसकी डिटेल से जाने तो जैसे कि ठोस की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही कथन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान पर कोई बदलाव नहीं होता, और गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस से तरल अवस्था के अंदर बदलने के अंदर उपयोग के अंदर लाई जाती है। ठोस क्या होता है यानी कि सॉलिड क्या होता है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक, दृढ़ात्मक या फिर विकृति यानी कि आकार, आयतन और स्वरूप के अंदर परिवर्तन हो, उन्हीं के गुणों के आधार पर ठोस की पहचान की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। आयरन के साथ और भी इंपॉर्टेंट धातु होती हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि आयरन धातु है मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। अगर यहीं पर हम बात करें अभिक्रिया श्रेणी के अंदर तो जिंक, आयरन और पीबीबी, इनके बीच में धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं। भी अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 श्रेणियों के अंदर बांटते हैं, जैसे कि निम्न अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील धातु। भी आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सीजियम होती है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। अन्य अक्षारक धातुओं की तुलना में यह एक दुर्लभ धातु है। अगर बात करें सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे ऊपर कौन सी धातु होगी तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं होती हैं, उनकी अभिक्रियाशील होती है सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव या फिर स्वरूपण के लिए उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट। भी सिस्टम यूटिलिटीज। यहीं पर इसकी डिटेल से जाने तो सिस्टम यूटिलिटीज नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव और संरक्षण के लिए उपयोग होता है। कंप्यूटर को नियंत्रित करने या फिर कुछ गतिविधियों को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों जैसे कि डेटा या फिर प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही मुख्य पार्ट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कामकाज पर नियंत्रण रखता है, और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बाहरी उपकरणों जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्टोरेज डिवाइस पर भी अपना कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड या फिर ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है क्योंकि ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने के अंदर सहायक होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एचएससी एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उनको हम कवर कर लेंगे। जैसे कि वर्चुअल कीबोर्ड को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या फिर सॉफ्टवेयर कीबोर्ड भी कहा जाता है। 1992 के अंदर IBM इंजीनियर के द्वारा ऑप्टिकल वर्चुअल कीबोर्ड का आविष्कार और पेटेंट करवाया गया था। वर्चुअल कीबोर्ड या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको सुसंगत तरीके से सीधे अपनी स्थानीय भाषाओं की स्क्रिप्ट में टाइप करने देता है, चाहे आप कहीं भी हो या फिर किसी भी कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में
सही नहीं है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट भी। नेटवर्क के एकल सदस्य यानी कि मेंबर या व्यक्ति के लिए परिवर्तन करना या फिर डाटा के अंदर बदलाव करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, GUI क्या है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GUI क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है। तो जितने भी कंप्यूटर की क्लास होती है वो आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि 5 टेस्ट है कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर, और उनसे लगभग डेफिनेशन है वो हर क्लास के अंदर आपको मिलती है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपके एग्जाम के अंदर स्कोर है बहुत अच्छा होने वाला है। अभी GUI क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि यूजर किसी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, जैसे कि हमारा मोबाइल उपयोग करते हैं, हमें जो स्क्रीन दिखता है उसे इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि मोबाइल का या फिर किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप के स्क्रीन को ही इंटरफेस कहते हैं, और यह इंटरफेस ग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से 2020 के अंदर आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा भी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2020 के अंदर आयोजित जो 34वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला था, फरीदाबाद थीम स्टेट हिमाचल था भी। और यहीं पर अगर बात करें हम, यह मेला प्रति वर्ष फरवरी के महीने के अंदर आयोजित किया जाता है। यह मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन के द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित होता है। सूरजकुंड मेला है वो भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा या फिर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला हो जाएगा जो सूरजकुंड का मेला लगता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। वर्ष 2022 के लिए अगर थीम स्टेट की बात करें तो थीम स्टेट जम्मू और कश्मीर, भागीदारी राष्ट्र उज्बेकिस्तान था। मेले का आयोजन पहली बार अगर पूछ ले 1987 के अंदर किया गया था। एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कवर आपके डाउट है क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन यानी कि HICA फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, की स्थापना हरियाणा के अंदर किस स्थान पर हुई थी? हरियाणा के पिंजौर के अंदर भी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना पिंजौर के अंदर हुई थी। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र यानी कि एक तो करनाल और दूसरा पिंजौर भी, पिंजौर और करनाल के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु थीम पूछ ली भी क्या भी? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें विषय वस्तु, अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न किसी का कोई स्थान पीछे छोड़े। पहली बार 1972 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से 5 जून को पर्यावरण दिवस है, हर साल मनाया जाता है 5 जून को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य को पुरस्कार जीता था? कौन से राज्य ने पुरस्कार जीता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के द्वारा भी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर मध्य प्रदेश राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को नई दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया था। इस साल भी फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व फिल्म निर्माता विपुल शाह ने किया था भी। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन का नाम क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम हो जाएगा, राइट आंसर इंटरपोल, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा और पुलिस समन्वय के अंदर सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम इंटरपोल है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के अंदर पुलिस सहयोग या फिर अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय पूछ ले फ्रांस के अंदर लियोन सिटी के अंदर हो जाएगा। इसके दुनिया भर के 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों के अंदर जो इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है भी। हरियाणा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1761 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था।
इसकी कुछ डिटेल है वो देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई बता दी आपको, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान के अंदर ये युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान बालाजी बाजीराव मराठा शासक थे। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। दूसरा युद्ध पूछे 5 नवंबर 1556 को बैरम खां जो अकबर का सेनापति था और एमू के बीच जो शेरशाह सूरी का सेनापति था, इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया था? अभी महाभारत के अंदर हरियाणा को बहुधन्य या बहुधान्य कहा गया था, यानी कि बहुधान्य का मतलब हो गया भरपूर अनाज, अपार धन, बहुधन की भूमि के रूप में जाना जाता है। हरियाणा का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसी भूमि पर महाभारत की रचना संत वेदव्यास के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। और इस महाकाव्य युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के अंदर 10 राजाओं का युद्ध भी हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध बोल सकते हो या फिर 10 राज का युद्ध बोल सकते हो, तो भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। हरियाणा की कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? नर नारायण गुफा हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भी यमुनानगर जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। यमुनानगर की और बात करें तो यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर नाम से जाना जाता था और यह हरियाणा राज्य का प्रमुख नगर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल जो एशिया की सबसे बड़ी मिल है, पेपर सिटी बोला जाता है, पेपर मिल भी यहीं पर है। लक्कड़ मार्केट या फिर पावर प्लांट भी हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा के अंदर फरगल क्या होता है? फरगल होता है भी बच्चों का टॉप होता है। हरियाणवी संस्कृति वेशभूषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हो जाएंगे। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा फरगल बच्चों का टॉप होता है। पंजाब की परंपरागत पोशाक की बात करें तो पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा और स्त्रियों के लिए सलवार कमीज, जिसके साथ एक रंग बिरंगा दुपट्टा, और ये डिटेल आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 23 भी, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भी दिम्मच, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हरियाणा लोकगीत तावला से बावला का अर्थ पूछ लिया, क्या होता है? यानी कि उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, तावले से बावले का मतलब है भी। हरियाणवी भाषा के अंदर बावली बूझ का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो और जड़ बुद्धि का हो। अन्य हरियाणवी लोकगीत जैसे कि अकल के पाछे लट लेकर पढ़ना, यानी कि अकल का दुश्मन, हर वह काम करना जो हानिकारक हो, ची बोलना यानी कि तौबा करना, बारह बाट होना यानी कि नष्ट हो जाना, पूंछ पाड़ना, अहित करना, नुकसान करना, ये आप लोकगीत यहाँ पर डिटेल है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। हरियाणा की भौगोलिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट, राजस्थान हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल से जाने तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंदर राजस्थान। हरियाणा राज्य की सीमाओं की अगर बात करें, उत्तर के अंदर पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से घेरे रखता है। हरियाणा की और बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला पूछे तो सिरसा हो जाएगा, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, जबकि फरीदाबाद सबसे छोटा जिला हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बल्कि फरीदाबाद है वो जनसंख्या के अंदर सबसे ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कौन सी नदी वर्षा ऋतु के अंदर राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले के बाढ़ का कारण बनती है? तो मारकंडा नदी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मारकंडा नदी की थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं। मारकंडा नदी वर्षा ऋतु के दौरान राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंदर उत्तम वाला बाराबन नामक स्थान से उत्पन्न होती है, फिर अंबाला जिला और कुरुक्षेत्र के अंदर होते हुए गुजरती है। कुरुक्षेत्र जिले का जो शाहबाद है मारकंडा नगर के किनारे बसा हुआ है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम पूछ ले तो अरुणा हो जाएगा। पूरी की पूरी डिटेल की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाई जाती है, कोई एमसीक्यू का कोई यहाँ पर चक्कर नहीं होता। जो भी क्वेश्चन हो चाहे लेट क्लास जरूर हो,
पर डिटेल जरूरी होती है, क्योंकि डिटेल इतनी ज़्यादा डिटेल करोगे तो आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ये क्लास कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें ना लाइक करें वो आपकी मर्जी है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक पूछ लिए कौन हो जाएंगे भी? चौधरी छोटूराम को माना जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और इसकी डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवा देता हूँ। जैसे कि भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक चौधरी छोटूराम हो जाएंगे। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण कार्य पूछ ले 1948 के अंदर शुरू हुआ था। अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन के अंदर 1962 के अंदर ये कार्य पूरा हो गया था। और 22 अक्टूबर 1963 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का उद्घाटन किया था। 1970 के अंदर इसका पूर्ण रूप से उपयोग होने लगा भी, 1970 के अंदर इसका यूज होने लगा। और भाखड़ा नंगल परियोजना है वो पंजाब के अंदर सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक होती है, और इससे 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। भाखड़ा नंगल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें 740 फुट इसकी ऊंचाई होती है। हरियाणा की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया था? 1977 के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। और डिटेल है वो चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि 1977 के अंदर हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी थी, और जिसके अंदर 17 आरक्षित सीटें हैं वो शामिल हैं। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों के अंदर बांटा गया? तो टोटल 6 भागों के अंदर बांटा गया भी। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को 6 भागों के अंदर बांटा गया। कौन कौन से जिले हो जाएंगे? एक अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। हरियाणा के अंदर 6 प्रशासनिक विभाग हैं और 22 क्या हैं? जिले हैं। नया जिला पूछ ले हरियाणा का चरखी दादरी बनाया गया था। राज्य के अंदर खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। हरियाणा के खिलाड़ी हरमिंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भी आर्चरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 के अंदर कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था? राइट आंसर हो जाएगा भी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। साक्षी मलिक की अगर बात करें, भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। 2018 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत के द्वारा इन्होंने 66 पदक जीते थे, जिसके अंदर ये डाटा आप चेक कर रहे हो। और भारत के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, और 4 साल के अंदर एक बार आयोजित होने वाले इस इवेंट के अंदर भारत 4 संस्करण जैसे कि 1930, 1950, 1962, 1986 को छोड़कर सभी के अंदर शामिल रहा था। और 1934 के अंदर अपनी शुरुआत के बाद से ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर 564 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 भी, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स के अंदर स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? सुमित अंतिल के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र यानी कि JCBC फुल फॉर्म ध्यान से देख लेना। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा 2001 के अंदर ये इस केंद्र की स्थापना। और यह केंद्र वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, और केंद्र का संचालन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग हरियाणा के द्वारा किया जाता है। और एशिया का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य पूछा है। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो 18वें नंबर पर आता है भी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जैसे कि थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से स्थान 18वां, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 20वां स्थान। 2011 के अनुसार ये आबादी है, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट भी, धर्म क्षेत्र के अंदर। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या धर्म क्षेत्र के रूप में करता है। श्रीमद् भगवत गीता के सबसे पहले 2 शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस जगत में हम जीवन जीते हैं,
यह एक युद्ध क्षेत्र है, जीवन हमारा कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी माना जाता है। हमारी कर्म भूमि है जहाँ हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का दूसरा नाम पूछे गीतोपनिषद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले के अंदर स्थित है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित हो जाएगा दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट भी यमुनानगर जिले के अंदर है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें तो 1107 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। और इसके अंदर जो कंपनी की अगर बात करें रिलायंस एनर्जी लिमिटेड की प्रदान की जाने वाली हरियाणा राज्य की पहली विद्युत परियोजना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरू भिवानी के अंदर ये स्थित हो जाएगा। अगर थोड़ी सी डिटेल से जाने तो ये 5435.7 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। जितने भी अभ्यारण्य उनको थोड़ा सा मैं एक बार आपको कवर करवा देता हूँ। हरियाणा के मुख्य अभ्यारण्य माने जाते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, जैसे कि कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर के अंदर, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला के अंदर, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर, नाहड़ या फिर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा के प्रजनन केंद्र ये भी आप चेकआउट कर लेना, चिकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसदान कुरुक्षेत्र के अंदर, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर, तितर प्रजनन केंद्र मोरनी के अंदर, जो स्थिति कहाँ पर हो जाएगी? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हरियाणा के अंदर किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है वर्ष 2006 के अंदर भी। 2006 जो वर्ष था उसको बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 हरियाणा के प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई थी? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि पूछे हैं। राइट आंसर हो जाएगा उदयभानु हंसबी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। थोड़ी सी डिटेल चेक करनी जरूरी हो जाती है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि की उपाधि उदयभानु हंस को दी गई थी। उदयभानु हंस की अगर बात करें तो एक हिंदी कवि थे। इन्होंने 2006 के अंदर सूर्य पुरस्कार और 2009 के अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्हीं के सम्मान के अंदर हर वर्ष उदयभानु हंस पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं थी जैसे कि बेड़ियों के ढंग, हंस, मुक्तावली, संत सिपाही इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से। मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको ये प्रैक्टिस सेट पूरे होने के बाद में आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया भी जीवन के अंदर समय का खालिस्तान समझना आवश्यक होता है। वाक्य के अंदर रिक्त स्थान पर शुद्ध वर्तनी बतानी है तो जीवन के अंदर समय का महत्व समझना जरूरी है। तो महत्व जो होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प है असंगत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भी मति प्लस अभिमान का मतलब मात्याभिमान नहीं होता। बाकी सची प्लस इंद्र सचिंद्र, अन्य प्लस उदर अनुदर, प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा, ये सारे ठीक हो जाएंगे। अगर बात करें मति प्लस अभिमान का तो मत्याभिमान होगा न कि मात्याभिमान। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और संधि पूछे तो यण संधि हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। रात वो तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 74 प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगी प्रेम पूर्वक शब्द की बात करें तो थोड़ा सा और डिटेल जाने तो प्रेम पूर्वक यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? विशेषण जो दूसरे शब्दों के अंदर प्रत्यय या फिर पद लगाने से बनते हैं और ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 75 दिए गए विकल्प के अंदर पूछ लिया पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नाटक है वो पुल्लिंग शब्द है। बाकी दिए गए शब्द हैं सारे के सारे जैसे कि कहानी, जीवनी, एकांकी, ये सारे के सारे स्त्री लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो चंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे सुधांशु, राकेश, हिमांशु। दिनेश चंद्र का नहीं होगा। दिनेश किसका हो जाएगा? दिनेश के अगर पर्यायवाची की बात करें तो सूर्य, भानु, अर्क, रवि, प्रभाकर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपकी खालिस्तान का अवश्य पालन होगा तो इसके अंदर बताना क्या है? आपकी आज्ञा आ जाएगी। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग से रिलेटेड दूरदशा शब्द निर्मित है तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अभी दूर उपसर्ग से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उपसर्ग होते हैं शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया अभी प्रत्यय से रिलेटेड आ गया। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को चयन करना है तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। अभी सुच प्लस आलू सचालू नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, सुचालू बनना था, नए की सचालू। बाकी ये सारे के सारे प्रत्यय आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो। अगर प्रत्यय की बात करें, आलू प्रत्यय वो आलू तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन समास से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष समस्त का सही विग्रह और समास कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम डिटेल इसकी चेक कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक विकल्प है वो सही बताया गया है, ये विक्रय और समास है। और प्रत्येक शब्द के अंदर अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास के अंदर जो पहला पद होता है अव्यय होता है और दूसरा पद होता है वो संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। इसके अंदर जो हिंदी के थे वो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और 15 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के। एनटी का जो पैटर्न था सेम का सेम वही पैटर्न आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर भी रहने वाला है। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विराम की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा माँ ने पुकार थोड़ी पानी दे दो। इसके अंदर ये है वो अशुद्ध शब्द, अशुद्ध युग्म हो जाएगा, बाकी सारे शुद्ध यहाँ पर बताए गए। 82 क्वेश्चन देखिए, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्ति से। बाकी ये टॉपिक जरूर आप नोट कर लेना, जैसे कि समास हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, उनको आप जरूर कवर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो आपका जो डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। जंगल के अंदर मोर नाचा, किसने देखा। लोकोक्ति का उचित निहार्थ क्या होगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव जरूरी होता है। बाकी इसकी डिटेल आप यहाँ पर आप चेक कर रहे हो। अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसके अंदर काव्य पंक्तियां उदाहरण है, कौन से अलंकार से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा भी मानवीकरण अलंकार का ये उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर टॉपिक नोट कर लेना, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, नॉन फाइनाइट से क्वेश्चन पूछा था, बाकी टाइम टेंस से क्वेश्चन पूछा था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन पूछा था, वॉइस से, सिनोनियम से, एंटोनियम से, नरेशन से, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट सेंटेंस से क्वेश्चन देखने को मिला है। और साथ के अंदर बाकी आप कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। बाकी अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन की PDF चाहिए तो बता देना, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर का लिंक है वो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। इसी तरह ये सीरीज़ है वो कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।